गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग नाभिकीय रसायन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले कालखंड में मैंने आप लोगों को बताया था नाभिकीय अभिक्रियाएं, दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में अपन ने पढ़ा था, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। आज हम पढ़ेंगे रेडियो कार्बन अंकन। रेडियो कार्बन अंकन या इसे ही कहा जाता है कार्बन डेटिंग। एक रसायनज्ञ थे जिनका नाम था WF लिब्बी। WF लिब्बी। इन्होंने ये बताया कि किसी भी मृत पौधे या वनस्पति, इनकी आयु का निर्धारण रेडियो एक्टिव समस्थानिक कार्बन C14 के द्वारा किया जा सकता है। और इसी कार्य के लिए किसी पौधे की या किसी फर्नीचर की या बहुत पुराना पेड़ अगर है तो उसकी उम्र निकालने का, किसी फॉसिल की कितना पुराना है इस चीज को ज्ञात करने का काम लिब्बी ने किया था। किसके द्वारा? रेडियो कार्बन अंकन के द्वारा, है ना। तो इसी चीज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो हम लोगों ने देखा नाभिकीय रसायन से ही संबंधित नोबेल पुरस्कार रेडियो एक्टिविटी के लिए मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को भी दिया गया था। इसके बाद रेडियो कार्बन अंकन या कार्बन डेटिंग जिसको बोलते हैं, इसके लिए भी नोबेल पुरस्कार लिब्बी को दिया गया है। तो लिब्बी ने क्या किया था? उन्होंने ये बताया कि कोई भी मृत बहुत पुराना जंतु, वनस्पति, अगर हमें उसकी उम्र ज्ञात करनी है, बहुत पुराना पेड़ है, उसकी हमें उम्र ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? यह हम ज्ञात करते हैं कार्बन के समस्थानिक C14 के द्वारा। कार्बन के दो समस्थानिक पढ़ चुके हैं, C12 परमाणु क्रमांक 6, C14 परमाणु क्रमांक इसका भी 6 है ना। तो C14 जो समस्थानिक है, इसके द्वारा किसी भी वस्तु का, किसी जीव का आयु का निर्धारण किया जा सकता है। तो इसका वास्तव में जो तथ्य है वो तथ्य यह है कि रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन, रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। किस चीज पे निर्भर नहीं कर रहा है? सांद्रण के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है ना। तो क्या किया उन्होंने? लिब्बी ने एक प्रयोग किया था और उन्होंने ये बताया कि वायुमंडल में जो कॉस्मिक किरणें होती हैं, इस कॉस्मिक किरणों के द्वारा नाइट्रोजन को, न्यूट्रॉन को प्राप्त करके नाइट्रोजन के ऊपर, कॉस्मिक किरणों से प्राप्त न्यूट्रॉन के ऊपर, जब कॉस्मिक किरणों से प्राप्त न्यूट्रॉन की बौछार जब नाइट्रोजन के ऊपर की जाती है, फिर से एक बार बोलूंगी, जब वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है C14 परमाणु क्रमांक 7, इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार की जा रही है। ये न्यूट्रॉन कहां से मिल रहा है? ये न्यूट्रॉन मिलता है कॉस्मिक किरणों के द्वारा। तो ये देखा कि इससे कार्बन प्राप्त हो रहा है C14 परमाणु क्रमांक 6 है, तो एक प्रोटॉन है ना। तो लिब्बी ने क्या किया था? कॉस्मिक किरणों से
न्यूट्रॉन को प्राप्त किया। इस न्यूट्रॉन की वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन के ऊपर क्रिया कराई, तो क्या प्राप्त किया था? C14 समस्थानिक कार्बन का। जब इस समस्थानिक पर ये जो समस्थानिक प्राप्त हुआ, इसी समस्थानिक के द्वारा किसी वस्तु की उम्र का, किसी वस्तु की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। अब ये माना जाता है कि पृथ्वी तक पहुंचने में जो कॉस्मिक किरणें हैं ना, जो पृथ्वी तक पहुंच गई हैं, उनकी संख्या निर्धारित है, निश्चित है। कॉस्मिक किरणों की संख्या निश्चित है, अतः C14 की भी संख्या निश्चित हो जाएगी और कॉस्मिक किरणों से जो विघटन होगा वह विघटन भी निश्चित होगा। हालांकि ये जो C14 है यह प्रकृति में बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यही C14 सजीवों के में पहुंचती है। अब ये सजीवों में कैसे प्रवेश करती है? सजीवों में प्रवेश करने के लिए पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, है ना, और पानी को लेते हैं, भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड लिया, भूमि से पानी लिया और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक द्वारा, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के द्वारा भोजन बनाते हैं और इस क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के शरीर में पहुंच रही है, इसमें कुछ कार्बन C12 वाले होंगे और कुछ कार्बन C14 वाले भी होते हैं। अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से कहां पहुंच गई? इस पौधे में पहुंच गई। अब जो भी सजीव हैं वे भोजन के रूप में जो भी पदार्थ ग्रहण करते हैं वो वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम ये बोलेंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, यह कार्बोहाइड्रेट मनुष्य है, जंतु है, हर किसी के पास तक पहुंच जाएगा। अर्थात वायुमंडल में उपस्थित C14 को पौधे ने ग्रहण किया, पौधे के पास पहुंच गई। अब ये C14 वाले और C12 वाले को किसने ग्रहण किया भोजन के रूप में? सजीवों में, जंतु हो सकते, मनुष्य, सबने ग्रहण किया, उनके पास पहुंच गया। तो इस तरीके से हमारे शरीर में C14 की अल्प मात्रा उपस्थित है, वो पहुंच चुकी है ना। C14 रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है और इसके विघटन की दर निश्चित होती है, क्योंकि ये समस्थानिक, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व है। C14 क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है, तो ये विघटित होते रहेगा, विघटित होगा तो एक निश्चित समय के पश्चात इसकी मात्रा आधी हो जाएगी और अपन बोलते हैं अर्ध आयुकाल। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूं, अर्ध आयुकाल क्या है? जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा आधी हो जाती है वह उसका अर्ध आयु काल कहलाता है। अर्थात कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ कितने समय में आधा होगा वह समय क्या कहलाएगा? अर्ध आयु काल कहलाता है। और कार्बन का C14 का अर्ध आयु काल देखा गया है 5770 वर्ष। 5770 वर्ष C14 का अर्ध आयु काल है। अर्थात मान लीजिए हमने 10 ग्राम C14 कार्बन को लिया है तो 5770 वर्ष के पश्चात यह C14 की मात्रा आधी हो जाएगी, अर्थात 5 ग्राम रह जाएगा। ये हो गया इसका अर्ध आयु काल, मतलब कितने समय में उसकी मात्रा
आधी हो गई, है ना। इसके लिए मैंने आपको सूत्र भी बताया था, लेकिन पहले रेडियो कार्बन अंकन, कार्बन डेटिंग की परिभाषा किसे कहेंगे। किसी कार्बन युक्त पदार्थ, किसी कार्बन युक्त पदार्थ की आयु का निर्धारण C14 अर्थात समस्थानिक निर्धारण, C12 के सापेक्ष लिख दें तो ज्यादा सही होगा। C12 के सापेक्ष C14 की सक्रियता कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन अंकन कहलाता है। लिब्बे ने बताया था कि किसी भी कार्बन युक्त पदार्थ की आयु का अगर हमको निर्धारण करना है तो किसी भी कार्बन युक्त पदार्थ की आयु का निर्धारण C12 के सापेक्ष C14 रेडियो एक्टिव समस्थानिक की सक्रियता ही कार्बन डेटिंग कहलाती है। अब C14 अपने को पता चल गया है। अब किसी पदार्थ से कार्बन का निर्धारण करना है तो इसके लिए हमें सूत्र भी मालूम है, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूं। विघटन स्थिरांक है ना, क्षय, किसी पदार्थ का, किसी रेडियोएक्टिव तत्व का विघटन होना या क्षय होना। इसके जो अपन सूत्र पढ़ चुके हैं, दो सूत्र पढ़ा है। रेडियो एक्टिव विघटन सिद्धांत, रेडियो एक्टिव विघटन क्षय स्थिरांक या रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक भी अपन बोल सकते हैं ना। तो ये बराबर हो, जिसको अपन लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है 2.303 बटे T log N0 अपॉन NT। पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय स्थिरांक या विघटन स्थिरांक लैम्डा बराबर होता है 2.303 बटे T log N0 क्या है, प्रारंभिक मात्रा, और NT क्या हो गया इसकी T समय के पश्चात बची हुई मात्रा। हमने अर्धायुकाल भी पढ़ चुके हैं। अर्धायुकाल T एंड हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 बटे लैम्डा। ये हो गया आपका अर्धायुकाल का सूत्र। तो हमारे पास दो सूत्र आ गए, ये हो गया विघटन स्थिरांक और ये हो गया अर्धायुकाल। अगर हम दोनों को मिला करके हमको क्योंकि क्या करना है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के सापेक्ष या C14 की मात्रा के आधार पे
किसी पदार्थ की आयु का निर्धारण करना है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि t को इधर ले आते हैं, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बटे 0.693 गुणित 3.5 n0 अपॉन nt। दोनों को मिला रहे हैं, क्या प्राप्त होगा हमें, t किसी भी पदार्थ की आयु का निर्धारण हमको करना है। आयु का निर्धारण करने के लिए 2.303 बटे 0.693 इंटू t.5 n0 कार्बन पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा और निश्चित समय के पश्चात उसमें बची हुई कार्बन की मात्रा। इसके आधार पे हम किसी भी पदार्थ का आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक गणित देख लेते हैं, है ना। गणित नोट करिए। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, इसी सूत्र को रहने देते, इसी के आधार पर हमको गणना करनी है ना। ये सूत्र रहने दीजिए, यहां पे देखते हैं। किसी लकड़ी की पुरानी कुर्सी C14 है ना, उसमें C14 वाला ही चीज को अपने को देखना है कि सक्रियता, वर्तमान की सक्रियता का 80% प्रदर्शित करती है। सक्रियता कितनी प्रदर्शित कर रही है, 80%, है ना। तो प्रारंभ में उसकी मात्रा 100% थी, t समय के पश्चात उसकी मात्रा कितनी हो गई, 80%। कुर्सी की आयु का निर्धारण कीजिए, ये बताना है कि उस कुर्सी की उम्र कितनी है। अब हमें कार्बन का अर्धायु काल भी पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कार्बन का अर्धायु काल कितना होता है, 1/2 बराबर होता है 5770 वर्ष। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे हम इस सूत्र में। t का निर्धारण करना है 2.303 बटे 0.693 गुणित अर्धायु काल है इसका 5770 और n0 कितना है, n0 कितना था, 80%, प्रतिशत यानी पहले 100 था, है ना। तो प्रारंभिक मात्रा इसकी हो गई 100 और t समय के पश्चात मात्रा आ गई इसकी 80। अब इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 1858। इसको आपको हल करना है, इसमें से इसको घटाइए, इसका इंटू कीजिए, इसको काटिए और इसका मान देखिए। तो जो मान आता है वो होता है 1858 वर्ष, अर्थात जिस लकड़ी से वह बनी हुई है उस लकड़ी की उम्र कितनी है, 1858 वर्ष है। तो इस तरीके से आप जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हैं, है ना, या ये जो दरवाजे खिड़की बने हुए हैं, केवल लकड़ी ही नहीं, बाकी फॉसिल समझते हैं, चट्टान के बीच में दबे हुए कोई जीव जंतु कितने पुराने होंगे, उनके अवशेष से उसका चिन्हांकित हो जाता है, वह कितना पुराना होगा, इसका निर्धारण हम काहे से कर सकते हैं, कार्बन की मात्रा के आधार पे। तो सिर्फ C14 की मात्रा, क्यों, क्या होता है, जब तक सजीव जीवित है ना, तब तक तो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जैसे ही
मृत्यु होती है उसके बाद वो कार्बन का उपयोग करना बंद कर देंगे। बंद करेगा ना, मृत्यु के बाद कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। जब भोजन नहीं ग्रहण किया मतलब हमारे शरीर के अंदर कार्बन नहीं जाएगी, अर्थात कार्बन की मात्रा निश्चित होती है। तो रेडियो कार्बन अंकन हमने लकड़ी की कुर्सी की उम्र ज्ञात की है ना। अब एक और गणित कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, इसको एक बार और दोहरा देती हूँ। अर्धायुकाल निकालना था, नहीं, लकड़ी की उम्र ज्ञात करनी थी, कितनी पुरानी है। तो T का मान ज्ञात करना है। हमारे पास सूत्र है 2.303 बटे 0.693 T½ log N0/NT। इसी सूत्र के आधार पे हम दूसरा गणित करेंगे। पुरातात्विक नमूनों से लकड़ी में कार्बन की आयु 5 काउंट प्रति मिनट प्रति ग्राम पाया गया। ग्राम प्रति मिनट प्रति काउंट पाया गया। लकड़ी की आयु का निर्धारण कीजिए। ताजी लकड़ी में कार्बन 15.3 काउंट प्रति मिनट, 15 था ना, 1 मिनट, 15.3 काउंट प्रति मिनट। अब ये बताइए कि इसमें N0 कौन सा होगा और NT कौन सा होगा। पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि N0 क्या है और NT क्या है। तो ये बोल रहा है कि ताजी लकड़ी की अगर काउंट देख रहे हैं तो उसमें 15.3 है ना। ताजी लकड़ी मतलब ये हो गया आज की डेट का N0, और पाया गया मतलब ये हो गया NT। बाकी चीजें हमारे पास है ही। T का निर्धारण हमको करना है 2.0303 बटे 0.693। अर्धायुकाल, कार्बन का अर्धायुकाल अपने को पता है 5770। ये हो गया इसका कार्बन का अर्धायुकाल। N0 का मान भी पता चल गया और NT का भी। अब इस समीकरण में हम इसके मान को पुट करेंगे। कहाँ बदलना है, सिर्फ इसको। N0 क्या है 15.3 और NT हो गया 5 काउंट। तो इस तरीके से जब हम इस गणित को हल करते हैं क्या देखते हैं, 2.303 बटे 0.693 गुणित अर्धायुकाल कितना था C14 का 5770 लॉग 15.3 बटे 5। तो इसका जो उत्तर आता है वो आता है, जब हम इसे हल करते हैं तो आता है 9313 वर्ष, है ना। इसको हल कीजिए, इसको इससे भाग दीजिए, इससे गुणा कीजिए और इसका लॉग निकालिए, तो हमारे पास आंसर आता है 9313 वर्ष। तो इस तरीके से रेडियो कार्बन अंकन विधि के द्वारा पुराने से पुराने वस्तु का आयु का निर्धारण किया जा सकता है। और जैसा मैंने बताया था, मिस्टर W.F. लिब्बी, इन्हें 1951 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम रेडियो एक्टिव तत्वों के अनुप्रयोग।
रेडियो एक्टिव तत्वों के अनुप्रयोग। रेडियो एक्टिव तत्वों का क्या क्या उपयोग किया जा सकता है? इसमें से सबसे पहले आपको मैं यूरेनियम का उपयोग बता चुकी हूं। यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो पहला हो गया विद्युत उत्पादन, है ना। विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं और विद्युत उत्पन्न की जाती है। दूसरा ट्रेसर के रूप में, ट्रेसर ट्रेसर मतलब ट्रेस करना, खोजना। ट्रेसर टेक्निक के द्वारा बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को के मार्ग को देखा जा सकता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं ना, और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। समीकरण को संतुलित करेंगे। छह अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 अणु पानी से क्रिया करते हैं, तो एक अणु ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और 6 अणु ऑक्सीजन के मुक्त होते हैं, अगर हमने इस समीकरण को संतुलित किया है तो। लेकिन जब ट्रेसर टेक्निक की खोज हुई तो वहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड में जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ 2 जगह है, एक कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है, इसको हमने स्टार से प्रदर्शित कर दिया। ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ले लिया। रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन समस्थानिक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक होता है O16 परमाणु क्रमांक 8, दूसरा होता है O18 परमाणु क्रमांक 8। दोनों का परमाणु क्रमांक 8 होगा तभी तो ऑक्सीजन बनेगा, है ना। तो एक 16 है और दूसरा 18 है। जब ये समस्थानिक का उपयोग इसको अगर हम देखें तो हमको ये समझ में आता है कि ऑक्सीजन यहाँ 6 दूनी 12 है। ऑक्सीजन जो गैस निकल रही है 6 दूनी 12, है ना। तो ऐसा लगता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से मुक्त हुई होगी? क्या ये ऑक्सीजन इससे प्राप्त हुई है? सूत्र अगर हम देखें तो हमको ऐसे समझ में आ रहा है। अगर इस वाले ऑक्सीजन से प्राप्त होती तो यहां पे ऑक्सीजन के केवल 6 अणु और यहाँ पे 6 परमाणु और यहाँ पे 6 दूनी 12 परमाणु। 6 परमाणु ऑक्सीजन के यहाँ है ना। तो होना क्या चाहिए? अगर हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं तो 12 परमाणु ये है, 12 परमाणु ये है, तो ऑक्सीजन यहाँ से निकली हुई प्रतीत होती है। लेकिन जब इस ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन अर्थात O18 वाला लेकर के प्रयोग किया गया तो ये देखा गया कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसमें नहीं निकल रही, बल्कि ये ऑक्सीजन ये वाली है। अर्थात हमें इस समीकरण को फिर से बैलेंस करना पड़ा और
H2O। पानी के हमको 12 अणु लेने पड़े, ऑक्सीजन के 12 परमाणु बोलेंगे, है ना। क्यों 12 लेना पड़ा पानी को? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन हमको प्राप्त हो रही है, यह ऑक्सीजन हमको किससे मिल रही है? इससे मिल रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस तरीके से ट्रेसर टेक्निक के द्वारा किसी भी अभिक्रिया का एक जो पाथ होता है, किस किस तत्वों में, किस किस यौगिकों में वो टूट रहा है, ये पथ हमें पता चलता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। दूसरा है एस्टर का बनाना, एस्टर का जल अपघटन करना, RCOO R धन H2O, क्या बनेगा? एसिड। RCOOH धन ROH। यहां पे ये वाला ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव लिया, तो ये देखा गया कि ये अगर हम इस समीकरण को अगर ऐसे ही देखें तो पानी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, HOH, है ना। अगर इस समीकरण को हमको बनाना है तो ये R ले लीजिए और इसके साथ ये OH, ये ROH, ये बन गया ROH, और RCOO के साथ ये H को जोड़ दीजिए तो ये बन गया RCOOH और ये ROH। सामान्य रूप से हम ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन जब ये पानी वाला ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन के रूप में लिया गया, तो ये देख रहे हैं कि ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन हमको OH में मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो इस तरीके से किसी पाथ का, किसी तत्व का ये जो ऑक्सीजन है, ये वास्तव में इसके साथ जुड़ रहा है या ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है। अर्थात एस्टर का जब जल अपघटन करा रहे हैं तो एसिड और अल्कोहल बन रहा है, तो ये ऑक्सीजन अल्कोहल के साथ जा रहा है या एसिड के साथ। इस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं किसी भी पदार्थ को, अर्थात ये ट्रेसर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, तीसरा उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के लिए कोबाल्ट का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट से जो गामा किरणें निकलती हैं उनसे कैंसर का इलाज किया जाता है। जो हमारे गले में गॉइटर होता है, गलघंट या घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, ये आयोडीन के द्वारा होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका भी पता काहे से लगाया जा सकता है? रेडियो एक्टिव आयोडीन के द्वारा। अर्थात किसी भी, कई प्रकार की बीमारियां ऐसी हैं जिसको रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के द्वारा पहचाना जाता है और इलाज किया जाता है। एक और त्वचा की बीमारी होती है ल्यूकेरिया। इसमें फास्फोरस का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव समस्थानिक हैं जिनका उपयोग करके बीमारियों का पता लगाया जाता है और उसका इलाज संभव हो पाता है। कृषि के क्षेत्र में
कृषि के क्षेत्र में रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग कैसे होता होगा? जो पौधों को अपन खाद देते हैं, उर्वरक डालते हैं पौधों में, नाइट्रोजन उर्वरक, पोटास उर्वरक, है ना, तो पौधा कितना मात्रा में उस पदार्थ को ग्रहण कर रहा है, उसकी मात्रा की जानकारी हमें कैसे हो सकती है? रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के द्वारा होती है। उस किस पदार्थ की कमी है ये भी चीज हम देख सकते हैं, और इसका कमी की पूर्ति भी की जा सकती है। फिर रेडियो एक्टिव तत्वों का कृत्रिम तत्वांतरण हमने पढ़ा था। इस तरीके से जो यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद के तत्व जिनको हम बोलते हैं परा यूरेनियम तत्व, परा यूरेनियम तत्व जो कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा बनाए गए तत्व हैं। तो परा यूरेनियम तत्व 93 के बाद 103 तक के जो तत्व हैं वे सारे तत्व कहला रहे हैं परा यूरेनियम तत्व, क्योंकि इन सब की खोज कैसे हुई? मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। तो इस तरीके से रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। फिर परमाणु की संरचना ज्ञात करने में, जब रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था तो उन्होंने ये बताया था कि वो परमाणु में बीच में नाभिक होता है जो ठोस होता है और जहां पे उसका पूरा भार निहित है। कैसे किया था? स्वर्ण के पतले चादर लेकर के उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की थी। तो क्या देखा कि बीच का भाग ठोस है जिसमें से अल्फा कण आर पार नहीं जाते हैं और वापस हो जाते हैं। तो इस तरीके से परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए भी, परमाणु संरचना ज्ञात करने के लिए भी रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग होता है। कृत्रिम तत्वांतरण आपको बता चुके हैं, जैसे नाइट्रोजन से कार्बन प्राप्त करना, है ना, अल्फा कणों की बौछार करके, न्यूट्रॉन्स की बौछार करके या बीटा किरणों के द्वारा नए तत्वों का निर्माण किया जा सकता है। तो ये भी हो गया। और कार्बन डेटिंग अभी अपन लोग पढ़ चुके हैं। कार्बन डेटिंग किसी पदार्थ की आयु का निर्धारण भी हम रेडियो एक्टिव तत्वों के द्वारा कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे उपयोग हैं जिनका आप या हम उपयोग करते हैं। और ये जरूरी नहीं कि केवल इसका अच्छे ही कार्यों में उपयोग हो रहा है ना। ये सब तो हमने इसके अच्छाइयां पढ़ ली, कुछ कमियां भी हैं। कमी कौन सी है? कमी में तो एक तो बताया था, जो बम ब्लास्ट किया गया था, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी में, उसका असर इतना ज्यादा है कि आज भी वहां के लोग अपना वंश आगे बढ़ाने में अक्षम हैं। उन्हें नेत्रों के दोष हैं, उन्हें लंग्स के, फेफड़े के दोष की बीमारियां हैं, और ये बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। अर्थात रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। और अमेरिका जैसे जो देश हैं, इन देशों में क्या हो रहा है? नए नए बम बना रहे हैं, रेडियो वो रिएक्टर का निर्माण कर लिया है, लेकिन नाभिकीय कचरा इसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत कठिन होते जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि इससे निकलने वाले विकिरण मनुष्य के लिए भी हानिकारक है, वातावरण के लिए भी हानिकारक है, वो जमीन को भी बंजर बना देती है। और उसमें से एक घटना तो अपन जानते हैं, कौन सी? चेरनोबिल की घटना, जिसमें नाभिकीय रिएक्टर ब्लास्ट हो गया था, जबकि उसमें 10 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार रहती है। उसके बाद भी वह ब्लास्ट हो गया था और उससे बहुत सारे लोगों की जानें भी गई थी, और आज भी लोग उसके लिए उससे पीड़ित है ना। तो इस तरीके से नाभिकीय रसायन के अंतर्गत हमने इन सारे बिंदुओं का अध्ययन किया है। थैंक यू।